हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और हम लोग देख रहे हैं नेशनल इनकम के डिफरेंट कंसेप्ट्स को। अभी तक में हम लोगों ने जीडीपी को और जीएनपी को देखा है। आज हम लोग देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनएनपी भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों का एनएनपी एट मार्केट प्राइस और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। और उसके बाद हम लोग अनदर कंसेप्ट पर्सनल इनकम को भी इसी वीडियो लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे। तो जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो अब ये होता क्या है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? किसी भी देश में जो भी उसके नागरिक होते हैं, जो कि विदेश में रहते हैं, उत्पादन करते हैं, या देश के अंदर ही रहकर उत्पादन करते हैं, उनके द्वारा जो भी वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज या सेवा का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें जब उसके मूल्य को हम लोग जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें मूल्य ह्रास, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, को घटा देते हैं, तो जो हम लोगों को निकल कर आता है उसको हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है? जब कोई, मान लीजिए सपोज एग्जांपल के लिए कोई मशीन है, तो मशीन को आप लोग जब खरीदते हैं, या मान लीजिए एक बाइक आप लोगों ने खरीदी, तो बाइक को जब चलाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। सपोज 1 साल 2 साल उसको आप चला लेते हैं और उसको आपने खरीदा था 1 लाख रुपए में। अब अगर आप 2 साल बाद उसे बेचने चाहिएगा तो वो 1 लाख रुपए में नहीं बिकेगा, बल्कि उसका जो मूल्य होगा, उसका जो प्राइस होगा वो घट जाएगा। तो वो जो घटता है, मान लीजिए 80,000 में आपने 1 साल के बाद चलाकर उसे बेचा, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस जो हम लोग माइनस करते हैं, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जब हम लोग कहते हैं कि वियर एंड टियर, मतलब उसके इस्तेमाल से, उसके घिसाव से जब उसके मूल्य में, उसके प्राइस में कटौती होती है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को जब हम लोग माइनस कर देते हैं जीएनपी में, तो हम लोगों को नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनएनपी क्या इंक्लूड करता है कि हमारा टोटल आउटपुट जो होता है कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स, सारे को इंक्लूड करता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं एनएनपी के बारे में? इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced by residents of the country, whether consumption goods or investment goods। ठीक है, तो एनएनपी में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? एनएनपी वैल्यू जो होता है रेसिडेंट्स के द्वारा। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाउंड्री कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है देश के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा रहा हो, उत्पादित किया जा रहा हो, या विदेश में उत्पादित किया जा रहा हो, तो उसके टोटल वैल्यू को हम लोग एनएनपी में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स बना रहा हो। कंजम्पशन गुड्स मतलब जो कि हम लोग उपभोग वस्तु बना रहा हो या निवेश का वस्तु बना रहा हो, ये सारे को इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये इंक्लूड होता है, लेकिन अब हम लोग एनएनपी तक पहुंचेंगे कैसे, एनएनपी को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन को जब जीएनपी में हम लोग माइनस करते हैं, तब हम लोगों को निकल कर आता है एनएनपी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू arrive at NNP, we deduct मतलब हम लोग माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। ठीक है, तो अगर हम लोगों को एनएनपी पर पहुंचना है तो क्या करेंगे, सारे वैल्यू
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी रेसिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं उसको हम लोग सम कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसमें माइनस कर देंगे किस चीज़ को, डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इससे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा NNP का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे NNP निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब हम लोगों का जैसे GDP और GNP में हम लोगों ने देखा था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि NNP एट मार्केट प्राइस क्या होता है और NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ऐसे जनरली हम लोग जब केवल NNP निकालते हैं या केवल GDP निकालते हैं या केवल GNP निकालते हैं तो वो मार्केट प्राइस पर ही निकलता है, तो इसे हम लोग मार्केट प्राइस पे भी कह सकते हैं। ठीक है, MP लगा देंगे तो NNP एट मार्केट प्राइस ही हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको कहा जाए कि NNP एट मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला होगा तो यही हमारा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होगा। अब हम लोग देखते हैं कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर बार आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम भी कहते हैं। अगर आप लोग को कभी ऑब्जेक्टिव में आए ऑप्शन कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं तो वो होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये याद रखिएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब ये होता क्या है, अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फैक्टर कॉस्ट में किस चीज़ पे इवैल्यूएशन होता है, ये इवैल्यूएशन होता है हमारे साधन के जो कीमत है, साधन कीमत पर हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसको हम लोग इसका सम निकालते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द नेट आउटपुट इवैल्यूएटेड ऑन फैक्टर प्राइसेस। साधन की जो कीमत है उसके बेसिस पर हम लोग NNP एट फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें जो इंक्लूड होगा फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे कोई लेबर है तो उसको हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। कोई लैंडलॉर्ड है तो उसको हम लोग क्या देते हैं, रेंट देते हैं। अगर कोई कैपिटल पे हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी हम लोग कहते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स को अब हम लोग नेशनल इनकम कहते क्यों हैं इसको, इससे जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं और जब सब्सिडी को ऐड कर देते हैं तो NNP एट मार्केट प्राइस से हम लोग पहुंच सकते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट। हम लोग पहले भी देखे हैं कि फैक्टर कॉस्ट अगर किसी में निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मार्केट प्राइस में माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड कर देते हैं सब्सिडी को। क्यों, वो हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में समझा है। तो ये क्या होगा, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जैसे सेल्स टैक्स होता है वो सारा हो गया, और सब्सिडी क्या होता है, जो गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन को मोटिवेट करने के लिए और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जब आर्थिक सहायता देती है तो उसे हम लोग सब्सिडी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए NNP एट मार्केट प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला में देखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं GNP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर होगा। NNP एट मार्केट प्राइस को हम लोगों ने क्या लिख दिया है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब जब इन सारे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को निकल कर आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग कंपेयर करें NNP फैक्टर कॉस्ट को और NNP एट मार्केट प्राइस को,
तो हम लोग क्या उसके बारे में निकाल कर कह सकते हैं? अगर सपोज हम लोग कहें कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस ग्रेटर है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के, ठीक है, अगर ये हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सब्सिडी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर, ठीक है, जितना टैक्स दे रहे हैं उससे वो ज्यादा है हमारे सब्सिडी से, ठीक है, क्लियर है? सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है उससे ज्यादा हम लोग टैक्स दे रहे हैं। और वहीं अगर हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस अगर कम होता है हमारे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें सीधा उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमारा जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स कम है हमारे सब्सिडी से। तो ये था हमारा एनएनपी के बारे में, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा पर्सनल इनकम क्या होता है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत आय भी कहते हैं। तो अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत आय भी कहते हैं। अब पर्सनल इनकम हम लोग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ष का जो समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर किसी एक देश में सभी व्यक्ति का, सभी इंडिविजुअल्स का या हाउस होल्ड या हम लोग परिवार कह सकते हैं, उनका सारे के इनकम को, सारे के आय को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा जो है व्यक्तिगत आय निकल कर आ जाता है। इसका मतलब है कि जितना भी आय उत्पादन के विभिन्न साधनों, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उनके इनकम को हम लोग कहेंगे कि वो पर्सनल इनकम है। लेकिन जितना भी कमाई होता है वो सारा का सारा लोगों के पास नहीं जाता है, वो व्यक्ति का आय नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है सारा व्यक्ति का आय? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स भी लगाती है, वो कर भी लगाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनकम होता है एक उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेती है। किस लिए लेती है? ताकि वो सोशल सिक्योरिटी दे सके, वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर सके, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को अपना सके। तो ये सारे चीज़ करने के लिए वो क्या करती है? वो टैक्स लगाती है। वो टैक्स कई तरीके से लगाती है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, जो कि कंपनी से ली जाती है। पर्सनल टैक्स इनकम टैक्स होता है, जो कि लोगों से ली जाती है, उनके व्यक्तिगत आय पे ली जाती है। तो ये सारा चीज़ हमारा पर्सनल इनकम में आता है। तो अगर हम लोग पर्सनल इनकम के बारे में लिखना चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट रिफर्स, ठीक है, इट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ all the incomes received by individuals or households। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पर्सनल इनकम? ये कलेक्शन है सभी के इनकम का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, मतलब किसी एक व्यक्ति का हो, या किसी एक परिवार का हो, हाउस होल्ड का हो। अब इसमें क्या क्या हमारा इनकम के रूप में आ सकता है? हमारे इनकम के रूप में आ सकता है सैलरी आ सकता है, ठीक है, हमारा रेंट आ सकता है, हमारा डिविडेंड आ सकता है जो कि कंपनीज देती है, बोनस हो सकता है, ये भी हमारी कंपनी देती है। तो ये सारे चीज हमारा क्या होगा? ये पर्सनल इनकम में आ जाएगा। और हम लोग एक चीज पहले भी देखें कि पर्सनल इनकम में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम जो होता है वो सब्जेक्ट होता है टैक्सेशन के। तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल इनकम इज जनरली सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। ठीक है, जनरली यहां पर हमारा
टैक्स लगाया जाता है, हमारा कर लगाया जाता है। कर क्यों लगाया जाता है? कर इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा वेलफेयर एक्टिविटीज हो सके। और हम लोग जनरली इसलिए बोलते हैं सामान्यता, क्योंकि हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इंडिया में ही देखें, अपने कंट्री को देखें, तो एक इनकम लेवल तक टैक्स नहीं लगता है पर्सनल इनकम के, और उसके बाद फिर क्या होता है, टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू में हम लोग क्या करना है, हम लोग पहले जान रहे हैं कि इसमें हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी के लिए या जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सारे को हम लोगों को माइनस करना होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस क्या करेंगे हम लोग? सोशल सिक्योरिटी को माइनस करेंगे। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए जो टैक्स लिया जाता है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए टैक्स दिया जाता है, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट से जो इनकम टैक्स दिया जाता है उसको माइनस करेंगे, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद क्या होता है, कई बार जो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट होता है उसको लोगों में ना बांटकर वो इन्वेस्ट कर देता है, तो वो भी हमारा पर्सनल इनकम में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। और फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट्स को। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होगा? ये पर्सनल इनकम में आ जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट्स हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा की है। ट्रांसफर पेमेंट या हस्तांतरण आय जो होता है, वो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है या पेंशन दिया जा रहा है, तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है? ये सारा हम लोग का ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाता है। अब इसी से पर्सनल इनकम से निकल कर आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कई बार जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है या केवल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। ठीक है, अगर बात हो डिस्पोजेबल इनकम की तो ये काफी सिंपल है। हम लोग इसमें क्या करते हैं? पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स को हम लोग पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए किसी एक इंसान की 1 लाख सैलरी है और गवर्नमेंट उस पर 30% का टैक्स लगाती है, तो 1 लाख पे 30% का टैक्स मतलब 30,000 कट जाता है। तो 30,000 जब गवर्नमेंट के पास चला जाता है तो उसके बाद बचता क्या है? उसका 1 लाख माइनस 30,000 जो कि 70,000 बचता है। तो 70,000 जो होगा वो उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा, या केवल उसे हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स थे जिसे हम लोगों ने देखा था वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑकुल्स लॉ क्या होता है, वो भी हमारा नेशनल इनकम के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।